वेलकम बच्चों, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि चैप्टर चल रहा था, आप भी चल रहा था, मैट्रिक्स चल रहा था। तो उसमें क्या हुआ था कि अभी तक हमने आपको बताया कि कैसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, कैसे क्या 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 चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा सा जो टॉपिक है, जो अपना आब्यू टॉपिक है, वो एंडिंग में पहुंच रहा है। तो थोड़ी सी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप की चीज़ें हैं, उनको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। तो बड़ा ध्यान दे के पढ़िएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में दे के आएंगी। और मेरा ऐसा मानना है, या हर एक मैथ के टीचर का ऐसा मानना होता है कि आब्यू का एक सवाल जिसको आप बोल सकते हो कि क्या निकालना है, जिसको आप बोल सकते हो कि उसमें निकालना होता है उसका व्युत्क्रम आव्यूह। क्या निकालना होता है? व्युत्क्रम आव्यूह या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स निकालने के लिए हमेशा आता है, जो कि अगर एक आव्यूह है, अगर वो 3 × 3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम का है तो 6 नंबर में आता है। अगर वो 2 × 2 का है, मतलब 2 रो 2 कॉलम का है, तो वो 4 नंबर में आता है। और इससे कभी भी 6 नंबर या कभी भी इससे नीचे नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके जानने की ज़रूरत है और बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही दिमाग लगा के पढ़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि 99% क्लियर है कि एक क्वेश्चन आपको उसमें जरूर मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर मिलेगा, जो कि या तो 6 नंबर का आएगा और या तो 4 नंबर का आएगा। तो बेटा ये बड़ा स्कोरिंग टाइप का होता है और कठिन नहीं होता है, बस थोड़ा सा चीज़ें सीखनी होती हैं और बाकी चीज़ें सारी सॉर्टेड होती हैं और आराम से आपको आ जाता है। तो मैं आज चालू करता हूँ आव्यूहों पर कुछ प्रारंभिक संक्रियाएं, मतलब एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखो, अगर हम यहाँ पे अगर हम लिख दें, अगर जैसे हमने हेडिंग डाली, जो अपना जो नया कॉन्सेप्ट जो सीखना है, हमें सीखना है आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। क्या? आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कहीं कहीं क्या होता है कि इंग्लिश जो होती है वो हिंदी से ज़्यादा सुटेबल होती है, क्योंकि वो जो होती है, अब जैसे यहाँ पे इस टॉपिक में है, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है कि आव्यूहों की प्रारंभिक संक्रियाएं। तो ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि आव्यूहों की प्रारंभिक संक्रियाएं क्या होता है, कैसे होता है। और जो इसकी इंग्लिश होती है उससे बड़ा साफ साफ झलकता है कि आव्यूहों की प्रारंभिक संक्रियाएं क्या हैं। तो होता है एलिमेंट्री, समझना, एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ, ऑपरेशंस को या इसको लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके। अब देखो इंग्लिश में समझने में कितनी आसानी हो रही है कि एलिमेंट्री, तो मैंने जब आपको कोई एक, जैसे मैंने आपको कोई एक आव्यूह दे दिया, ठीक है, तो उसमें जैसे कोई एक आव्यूह, ज़्यादा समझना, जैसे कोई एक आव्यूह है 3, 4, 5 और 6, तो बताओ 3 क्या है? तो 3 इसका एक एलिमेंट है कि नहीं है, इसका एक अवयव है कि नहीं है। तो वही कह रहा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन, मतलब ये जो ऑपरेशंस का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कुछ बदलाव होंगे, कुछ क्या होंगे, आमूलभूत परिवर्तन होंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्री मतलब इनके एलिमेंट में क्या होंगे, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब आव्यूहों के तत्वों में कुछ परिवर्तन को ही बोलते हैं आव्यूहों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि जो इंग्लिश होता है वो बहुत हमारी मदद करता है चीजों को समझने में। आप बिलीव नहीं करेंगे, इंग्लिश विश्व की सबसे सरल भाषा है, समझ रहे हो, और हिंदी एक बहुत ही टफेस्ट लैंग्वेज में ही अपना एक स्थान रखती है। तो इसलिए कभी कभी जब इसमें समझ में नहीं आता तो आप इंग्लिश में भी प्रयास करो, ताकि आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो अब यहाँ पे क्या करना है, तो इनके एलिमेंट्स के ऊपर कुछ हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने हैं मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होते हैं, कैसे होते हैं और कब होते हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो ध्यान से समझिए, और सबसे पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद में अपनी पेन कॉपी उठा के उसको नोट करना है। और अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मेरा ऐसा मानना है, ऐसा मेरा भरोसा है कि नोट करने की कोई भी जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इसमें 3 टाइप की, देखो 1, 2 और 3। तो इसमें क्या होता है कि इन आव्यूहों पर प्रारंभिक जो संख्याएं होती हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो बेटा हमेशा 3 प्रकार से होता है। आप रो टू रो कर सकते हो, कॉलम टू कॉलम कर सकते हो, या बस 2 ही प्रकार से होगा। कैसे? जैसे देखो समझना, जैसे कोई एक मैट्रिक्स दिया गया 4, 5, 9, 4 - 3 और 5,
943, ठीक है। ये वाला एक दिया गया मैट्रिक्स, कोई ए दे दिया गया, समझना मेरी बात। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशन में क्या होगा, आपको मैं 3 रूल बताऊंगा जिनके हिसाब से आप इनको क्या कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसे आव्यूह आ जाते हैं जिनका हमें वैल्यू निकालना है, या जिनका हमें मान निकालना है, या जिनके हमें लास्ट तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसको सरल बनाने के लिए मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया कि एक रूल निकाल दिए, 3 रूल निकाले हैं जिनको बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हो, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हो और तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए 6 प्रकार के रूल बनाए हैं। 3 होते हैं मैट्रिक्स के लिए, 3 होते हैं रो के लिए और 3 होते हैं कॉलम के लिए। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी इन ऑपरेशन को करते समय आप रो और कॉलम को एक साथ नहीं कर सकते हैं। आप या तो कॉलम करेंगे या तो रो करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपना पहला नियम क्या है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम जैसे इसमें कह दें ये क्या है, तो ये होते हैं कॉलम और ये वाली क्या होती हैं, रो होती हैं। तो ये क्या है, कॉलम, और ये क्या है, ये है रो, ठीक है। तो अगर कभी कभी क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो यहाँ की चीज़ हमें क्या लग रही है, सरल लग रही है। तो अब हमें बीच में कुछ सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि R1 चेंज इंटू R2। तो अगर इंटरचेंज लगा देंगे तो क्या करेंगे कि R1 की जगह पे R2 लिख दो और R2 की जगह पे R1 लिख दो। मतलब R1 क्या है, तो ये है R1, ये है R2 और ये है R3। मतलब ये है पहली रो, ये है दूसरी रो और ये है तीसरी रो। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम रो को आपस में चेंज करते हैं, इन्हें ही बोलते हैं हम, इन्हीं यही ऑपरेशन होते हैं। ऑपरेशन कैसे होते हैं ये ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं बताने की बेहद कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो समझो, पहला जो नियम होता कहता है किन्हीं 2 पंक्तियों 2 स्तंभों का परस्पर विनिमय प्रतीकात्मक रूप से आईवीं पंक्ति या जेवीं पंक्ति। मतलब कहने का ये है कि आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास कोई एक मैट्रिक्स मिला, जैसे मान लो मैट्रिक्स इसी का हम ले लेते हैं, हमें मिल गया मैट्रिक्स 1 -1 5 3 √3 9 4 5 7, हमें ये मिल गया मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हो, तो पहला नियम कहता है कि आप किसी रो को किसी दूसरी रो से क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज का मतलब होता है कि अगर आपने बोल दिया कि मैं R1 की जगह पे R2 कर दूंगा, तो R2 की जगह पे भी तो कुछ आएगा, तो R1 की जगह पे R2 कर दूंगा और R2 की जगह पे R1 कर दूंगा। ये इंटरचेंज कर लेते हैं। ये क्यों कर लेते हैं, ये अभी आपको जब आगे आप जब इन्वर्स निकालने जाएंगे, जब किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालने जाएंगे, तो आपको उसमें बेहतर समझ में आएगा कि ये संक्रियाएं क्यों जरूरी हैं। सबसे पहले आपको नियम इनके दिमाग में रखने हैं। तो क्या हुआ कि क्या करना है, तो पहला नियम जो कहता है वो कहता है कि आप किसी भी रो को, याद रखना, रो को रो में ही चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, और कॉलम को कॉलम से ही इंटरचेंज करेंगे। रो कॉलम आपस में मिक्स कभी नहीं करने हैं। बात समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे क्या हुआ कि ये वाला कोई एक कॉलम था और कोई ये कॉलम था। अब जब हम इन्वर्स मैट्रिक्स से निकाल रहे थे, जब हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से निकाल रहे थे, तब हमें ये लगा कि अगर ये वाली चीज अगर यहाँ पे होती, ये वाली यहाँ पे होती, तो हमारा तो काम बन जाता। बात समझ रहे हैं, मेरा तो काम बन जाता। तो ऐसा काम बनाने के लिए एक नियम निकाला गया कि 2 पंक्तियों 2 स्तंभों को परस्पर उनका विनिमय हो सकता है, उनको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि R1 चेंज इंटू R2 और R2 चेंज इंटू R1। तो अगर हम दोनों तरफ अगर हम एरो लगा देंगे, तो ये नहीं हुआ कि R1 चेंज हो जाएगा R2 में और R2 चेंज हो जाएगा R1 में। तो चेंज कैसे करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे कि आगे हम लिखेंगे। तो संक्रिया क्या है कि R1 को R2 बनाना है, R2 को R1 बनाना है। तो ये है बेटा आपका R1, ये है बेटा आपका R2 और ये है आपका R3। बात समझ गए। तो चेंज करो, तो जो R2 है उसको R1 की जगह पे लिख दो, तो -1 √3 और 5, और जो R1 है उसको R2, देखो इंटरचेंज लिखा, R2 जगह पे लिख दो 1 3 और 4 5 9 और 7। बताओ कोई दिक्कत है। तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो को दूसरी रो से चेंज कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, रो को रो से ही चेंज करना है, रो को कॉलम से चेंज मत करना। कॉलम के रूल अलग हैं और रो के रूल अलग हैं, ठीक है। कॉलम को कॉलम से और रो को रो से, मतलब कॉलम टू कॉलम और रो टू रो। यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे पहले रूल के हिसाब से पहला रूल कह रहा था किन्हीं 2 कॉलम
या किन्हीं दो रो को आप आपस में विनिमय कर सकते हो, मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, जिससे कि आपका क्वेश्चन सरल हो जाएगा। ये सिर्फ रूल है, ठीक है। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपको आगे पता चलेगा। दूसरी चीज, एक तो रूल ये हो गया, दूसरा इसी में रूल आता है कि किसी कॉलम को आप दूसरे कॉलम से भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने कहा कि बेटा C2 को चेंज कर देंगे C3 से और C3 को चेंज कर देंगे C2 से। बताओ कोई दिक्कत, बताओ कोई दिक्कत, ठीक है। तो क्या करेंगे कि हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे बेटा करने की बात करें तो मैंने क्या कहा है, तो मैंने ये कहा है कि आप C2 को चेंज करोगे C3 से और C3 को चेंज करोगे C2 से। तो ये क्या है, ये सर जी है C1, ये है C2 और ये है आपका C3। तो C2 को C3 से और C3 को C2 से। तो चेंज करने का मतलब होता है कि C3 के सारे एलिमेंट C2 की जगह पे लिखने हैं और C2 के सारे एलिमेंट आपको C3 की जगह पे लिखने हैं। तो कैसे करेंगे, तो ये जो C1 है ये तो अनचेंज रहा क्योंकि इसका तो चेंज हुआ नहीं, तो इसको ऐसे ही लिख दो, लिख दिया 1 -1 और 5। अब क्या करना है, C2 की जगह पे C3 के एलिमेंट 4, 5 और 7 और C3 की जगह पे C2 के एलिमेंट 3, √3 और 9। बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, यहां पे हमने C2 की जगह पे C3 कर दिया और C3 की जगह पे हमने C2 कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा अपनी कैलकुलेशन को सरल करने के लिए या इनवर्स मैट्रिक्स से निकालने के लिए करते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स निकालना कैसे होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो यहां से हमारे दो रूल पता चले कि मैं किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम से चेंज कर सकता हूं, इंटरचेंज कर सकता हूं, और या मैं किसी रो को किसी रो से भी चेंज कर सकता हूं। बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे दूसरे वाले की, ध्यान से समझना, ठीक है। बात समझ गए। तो यहां पे कितने रूल आए आपके, दो रूल आए, ठीक। हटा दें इसको, ध्यान से समझते जाना। चलो देखो अब अगला वाला, अभी मेरे दो रूल हो गए। अब हम तीसरा और चौथा रूल यहां पे समझेंगे, ठीक है। तो जो तीसरा रूल है वो कहता है किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी शून्येतर संख्या से गुणन करना। अब क्या होता है, जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, मैंने यहां पे कोई मैट्रिक्स ले, समझना देखो। तो अब मान लो कि ये कह रहा है कि मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 4, 5, 9, 7, √3, 5, 4, 8, 9, ये लिखा हुआ कोई एक मैट्रिक्स ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा रूल ये कहता है, अभी तक देखो क्या होता था, अभी तक अगर मैं यहां पे बताओ बेटा 1/2 लिख दूं, यहां पे क्या लिख दूं मैं, यहां पे अगर बाहर 1/2 लिख दूं, इसका मतलब क्या होता था, तो सर इसका मतलब होता था कि 1/2 का पूरे जो अपना अवयव है इसके हर एक एलिमेंट में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। यही तो होता था। कैसे करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 7 सब में करते हैं। लेकिन यहां पे देखो रूल क्या आ रहा है, यहां पे रूल ये आ रहा है कि आप किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आप किसी भी शून्येतर संख्या का मतलब क्या है कि शून्य को छोड़कर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो, और वो जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो उसी नंबर पे, उसी रो या उसी कॉलम पे लागू होगा। जैसे यहां की अगर हम बात करें, ये समझ में आ गई बात, अगर हम ऐसे गुणा करते थे तो सारे एलिमेंट में होता है। लेकिन यहां देखो रूल आया कि मैंने कहा कि मैं R1 में क्या करना चाहता हूं, मैं किसी R1 में गुणा करना चाहता हूं, तो लिखा कि R1 चेंज इनटू के R1। इसका मतलब क्या हुआ, के क्या है, तो कि यहां पे कोई कांस्टेंट अशून्य संख्या है जिसका मैं R1, अब देखो यहां पे मैंने इंटरचेंज का साइन क्यों नहीं लगाया है, ध्यान से समझना। अभी जो मैंने पहला आपको रूल पढ़ाया, मैं उसमें ऐसे बोल रहा था कि R1 इंटरचेंज ऑफ R2। इसका मतलब क्या था कि R1 की जगह पे R1 की जगह पे R2 के एलिमेंट और R2 की जगह पे R1 के एलिमेंट, ठीक है। लेकिन यहां पे मैंने कहा कि R1 चेंज इनटू, मतलब अब सिर्फ एक बार तीर जा रहा है, ये तीर ये रिप्रेजेंट करता है, जिससे यहां पे ना लगा होता, तो ये तीर पता क्या रिप्रेजेंट करेगा कि R1 को R2 में तो चेंज करना है, लेकिन R2 को R1 में चेंज नहीं करना है। मतलब R1 तो चेंज हो जाएगा R2 से, लेकिन R2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ गए। ऐसे यहां पे देखो मैंने लिखा कि R1 चेंज इनटू के R1, मतलब इसका मतलब हुआ कि जो R1 है ना, जो पहली पंक्ति है ना, पहली पंक्ति में किसी शून्य संख्या के का क्या कर दिया, हमने गुणा कर दिया है। अब देखो दूसरी बात हम समझे। अब जैसे ये वाला कोई अपना एक आव्यूह दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, तो यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे हमने कहा कि ये जो पहली रो है ना, तो जब सवाल मुझे आया तो हमें ये चलता कि जो पहली रो है अगर इसमें 2 का गुणा हो जाता तो ये 8 में 8 घट के यहाँ पे 0 आ जाता। समझ गए। ऐसे हमें पता चला कि अगर यहाँ पे 2 और मिल जाए तो हम क्या करेंगे, तो हमने कहा तो गुणा करवा लो। हमने कहा कि R1
चेंज इंटू 2r1, मतलब क्या हुआ कि r1 में 2 का क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो गुणा करवा दिया तो देखो क्या हो जाएगा, देखना। अब अगर r1 में बोला है तो सिर्फ r1 में ही कराना है, करवाया तो आ गया 8, 14 और 8। बाकी इनमें तो करवाया नहीं, तो ये अनइफेक्टेड रहेंगे, इनको उठा के वैसे ही रख दो। √3 और 8, 959। बताओ कोई दिक्कत? पता है कोई दिक्कत है किसी को? तो ये था रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में ये तो हो गया तीसरा रूल। ऐसे ही सेम यही रूल चलता है कॉलम के लिए कि कोई अगर जैसे कॉलम है, मान लो एक ये वाला कॉलम है, ठीक है। अब इस वाले कॉलम में यहाँ पे क्या लिखा था, 5 लिखा था। मैंने कहा अगर यहाँ पे 10 हो जाता तो मैं 9 में घटा देता तो 1 आ जाता, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 की वहां पर रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, क्योंकि मुझे 1 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो मेरा काम बन जाता। तो मैंने कहा कि तो इसमें आप गुणा क्यों नहीं करवा ले, तो मैंने कहा C2 चेंज इंटू 2C1, सॉरी चेंज इंटू 2C2, मतलब C2 में 2 का क्या करवा दो, गुणा करवा दो। तो आपने कहा कि ठीक है करवा दिया जाए। तो आप यहां से गए और यहां से, तो इसमें तो करवाया नहीं है, तो ये तो अनइफेक्टेड है, तो 4, 5, 9। इसमें करवाया तो आ गया 14, 2√3, 10, और ये तो करवाया नहीं है, 4, 8 और 9। बात समझ में आएगी? तो पहले वाले में 2 रूल, जो रूल सेम टू सेम बनता है रो के लिए, वही रूल सेम टू सेम बनता है कॉलम के लिए। और दूसरे वाले में ये मल्टीप्लाई वाला रूल, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी एक रो को किसी दूसरे रो से इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या किसी एक रो में या ये किसी कॉलम में हम किसी भी अशून्य संख्या का, बस शून्य को छोड़ के किसी भी संख्या का हम मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। ये होता है हमारा दूसरा रूल, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा अपने तीसरे रूल की, ठीक है, समझ गए बात? चलो देखो, तीसरा रूल क्या है बेटा, ध्यान से समझना, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं इसीलिए ताकि आप लोग को बहुत बेहतर समझ में आए। तीसरा क्या कहता है कि अब आप क्या कर सकते हो, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को शून्य संख्या से गुणा करके आप जोड़ भी सकते हो। कैसे? देखो, जैसे फिर से एक अपना मैट्रिक्स लिखा है 4, 5, 9, इज इक्वल टू लिखा हुआ है। अब क्या हुआ कि अब यहां पे हमें पता चला कि यहां पे मुझे चाहिए था 8, ठीक है, यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 2, क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। तो ये हुआ कि अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करके अगर इससे जोड़ दूं तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नियम कहता है कि आप किसी भी रो को क्या कर सकते हो, उसमें मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो, प्रतीकात्मक रूप बना सकते हो। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है, एक मिनट, देखो तो कैसे लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कि R2, मान लो हमने कहा कि हमें R2 को चेंज करना है, ठीक है, R2 को चेंज करना है, इसमें इसके साथ इसमें 2 का गुणा करके जोड़ना है। तो हम कैसे लिखेंगे, R2 चेंज इंटू, इंटरचेंज नहीं, याद रखना, चेंज इंटू, तीसरा रूल कहता है कि R2 चेंज इंटू R1 प्लस के R3। इसका मतलब क्या हुआ कि R2 को चेंज करो, कि कैसे चेंज करना है, किससे चेंज करना है, R1 जोड़ो किसमें, के R3 में। अब देखो इसका प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। मान लो मुझे R2 को चेंज करना है, तो मैंने कहा चेंज कर दिया जाए, तो तुमने कहा कि सर जी R2 को चेंज कर दो किससे, R1 और प्लस 3R3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो R2 के जो एलिमेंट आएंगे ना, उसमें R1 और प्लस 3R3 कैसे करना है, ध्यान से समझो। देखो अब बताओ कि पहले कौन कौन चेंज किसको करना है, R2 को चेंज करना है, मतलब R1 में कुछ नहीं होगा और R3 में कुछ नहीं, ये अनइफेक्टेड है कि नहीं, अनइफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे बेटा यूज किए जा रहे हैं वो अलग की बात हो गई, लेकिन चेंज किसको करना है, केवल R2 को करना है। तो R1 और R3 मतलब सेम रहेंगे, तो उनको पहले ऐसे रख दो, 4, 2, 9 और 9 √2 और 4 लिख दिया ऐसे, तो जी सर लिख दिया। अब क्या करना है, R2 को कैसे रिप्लेस करना है, तो R2 को रिप्लेस करना है कि R1 और प्लस 3R3। तो आप बताओ इसका एलिमेंट कैसे आएगा, इसके जगह पे क्या आएगा, R1 तो 4 प्लस 3R3, तो 9 3 का 27 प्लस 27 तो कितना आ जाएगा बताओ, 31। तो यहाँ पे कितना आएगा, 31। समझ रहे हो, किसी भी संख्या में, वही तो तीसरा रूल क्या कहता है कि किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरे रो या कॉलम में किसी शून्य संख्या गुणा करके जोड़ के भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम देखो वही कर रहे हैं, इसका करो तो 2 प्लस 3R3, तो R3 का ये कौन सा एलिमेंट है, √2, और 3 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3 √3।
इसका तो कोई विकल्प नहीं क्योंकि जुड़ेगा नहीं, ऐसे रखा रहने दो। फिर R3 R1 तो 9 प्लस 3R3 तो 4 3 का 12, कितना हो गया बताओ 21। तो ये आ गया इसका आंसर। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को, ऐसे ही कॉलम के केस में भी होता है। तुमने कहा कि ये वाला जो कॉलम है इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तुमने लिखा कि C2 चेंज इनटू C1 प्लस 2C3, समझ गया कि नहीं? ऐसे लिख दिया। तो इसको भी चेंज करके एक बार देख लेते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा ये देखा करो कि किसका कौन अनइफेक्टेड रहेगा। चेंज किसको करना है? C2 को। तो C1 और C3 तो अनइफेक्टेड है, तो इनको सबसे पहले लिख लो। 4 5 9 और 9 5 4, ठीक। चेंज क्यों करना है? C2 को। C2 कैसे चेंज करोगे? C2 को C1 प्लस, तो C1 क्या है 4, तो 4 प्लस 2C3, C3 कितना है 9, और 2 को क्या कर दो ऐड कर दो, फिर 2 का मल्टीप्लाई 9 दूनी 18, तो 18 जोड़ दो। ये तो लिखा था कि C2 को चेंज करो C1 प्लस 2C3, तो C1 और प्लस 2C3, ये तो किया है। कितना आएगा? तो आ गया 22, पहली एलिमेंट 22। अब ये है √3। तो अब देखो इनका कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ उनको ये फार्मूला देखना है। C2 को चेंज करो C1 कितना है 5 और प्लस 2C3 तो 10 आ गया, तो कितना आ जाएगा 15। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से चेंज करना है इसको, तो 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है? तो हमने आपको 3, तो अब टोटल रूल कितने हो गए? टोटल रूल हो गए 6। ये देखो इसमें भी 2, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 2 और तीसरे वाले में भी 2, तो टोटल कितनी संक्रियाएं हो गई? 6 क्रियाएं हो गई। एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो ये आपने समझा। अब इसको आप कैसे यूज करोगे ये आप आगे जाके सीखोगे जब आप निकालोगे व्युत्क्रम आव्यूह, ठीक है। जब व्युत्क्रम आव्यूह आप निकालोगे, जब आपको इन्वर्टली मैट्रिक्स निकाला जाएगा, तब इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। तो ये संक्रियाएं आपको दिमाग में रखनी है। अगर हम इनको समराइज करने की कोशिश करें तो कैसे समराइज करेंगे, जरा ध्यान से देखेंगे एक बार सभी लोग। तो कैसे समराइज करेंगे, तो जो पहला रूल था, ये रूल आपके जवान में रटा होना चाहिए, वरना आप 4-6 नंबर से धोखा खा जाएंगे, ठीक है। तो पहला रूल क्या था? तो पहले में ये बताया गया, पहले में 2 रूल थे, 1 और 2। पहले में 2 रूल थे। कैसे क्या थे? पहला रूल कह रहा था कि आप किसी भी 2 रो या कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो किसी दूसरे रो या कॉलम से। कैसे इंटरचेंज कर सकते हो? ये देखो, आपने कहा कि R1 चेंज इनटू R2, और जब इधर भी रो लगा दिया तो मतलब इधर आप इसको, आप R1 को R2 में चेंज करोगे और R2 को R1 में चेंज करोगे। मतलब R1 रो जहां भी है उसकी जगह पे R2 के एलिमेंट उठा के रखोगे, और जहां R2 है उसकी जगह पे R1 के एलिमेंट उठा के रखोगे। मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी है, ठीक है। दूसरा रो है कि आप किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम में चेंज कर सकते हैं और उस कॉलम को इसमें भी चेंज कर सकते हैं। यही होता है इंटरचेंज। तो पहले में क्या लगता है? पहले में लगता है इंटर चेंज, मतलब विनिमय, और विनिमय का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना तो फिर उसकी कोई चीज़ लेना भी। तो इसीलिए अगर ये वाला कॉलम अगर इसमें चेंज होगा तो ये कॉलम भी इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं हम दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर में भी 2 रूल थे। क्या थे? मैं आपको बताता हूँ। ये था कि अगर जैसे कोई रो आप चेंज करो, मान लो हमने R1 चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो? तो उसमें बताया गया था R1 को आप किसी भी दूसरी रो से चेंज कर रहे हो तो उसमें आप गुणा करके भी, कह रहा था किसी भी रो या कॉलम में आप किसी भी शून्य संख्या से गुणा कर सकते हो। ऐसे मैंने बताया था कि अगर ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स में गुणा करोगे तो पूरे में होता है, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मुझे R1 में कितने गुणा करना है? 2 का गुणा करना है। तो आप किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी अशून्य संख्या से गुणा कर सकते हो। ऐसे ही कॉलम में था कि आप किसी भी कॉलम में किसी भी अशून्य संख्या से आप गुणा कर सकते हो। बताओ कोई दिक्कत है? लेकिन यहाँ पे ये ना लिखने रहेगा C2 चेंज इनटू 4C3, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गुणा करने वाली बात की गई थी कि किसी भी कॉलम या किसी भी रो में आप किसी भी अशून्य संख्या से गुणा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। बात करेंगे अगर तीसरे की, तो तीसरे में भी 2 रूल बताए गए थे। वो क्या थे? तो उसमें कह रहा था किसी भी रो या कॉलम को आप किसी भी रो या कॉलम में गुणा करके और जोड़ के भी रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि मुझे एक्सचेंज करना है C1, पहले रो का लिखना है, मुझे चेंज करना है R1, तो क्या चेंज करेंगे R2 प्लस 3R3, कि मतलब R2 के एलिमेंट को जोड़ो और 3R3 के भी एलिमेंट को जोड़ो, तब आप इसको रिप्लेस करोगे। ऐसे ही बात करेंगे इसकी, तो इसको भी C1 चेंज करना है, C1 प्लस
2C2 ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो टोटल कितने एलिमेंट बने, तो टोटल जो हमारे ऑपरेशंस बने थे वो 6 बने थे। और ये ऑपरेशंस अगर आप याद नहीं रखोगे तो आप 4-6 नंबर का घाटा करवा दोगे अपना, ठीक है। इसलिए इनको याद करना बहुत जरूरी है। ये दूसरा वाला है, ये क्या है, ये नॉन जीरो प्रोडक्ट देखता है, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं कि आप जोड़ ही सकते हो, आप घटा भी सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे प्लस माइनस कर लेंगे आप, कि मतलब अगर आप इसका और किसी गुणा करके जोड़ भी सकते हो और आप घटा भी सकते हो। तो जो तीसरा वाला है ये निर्धारित है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में, कोई दिक्कत, ठीक है। बात समझ में यहाँ तक आ गई। अब हम छोटी सी एक और बात बताएंगे आपको। तो ये हो गया, ये तो होगी इसकी समरी, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक और चीज की जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम बातें अपनी आज की यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। देखो बात करते हैं अगर अगली चीज की, तो अब हम आपको बताएंगे व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। व्युत्क्रम आव्यूह है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो बताओ, देखो व्युत्क्रम आव्यूह क्या होता है। जैसे कोई कहता है कि कोई एक आव्यूह है, मान लो कोई एक आव्यूह ए है, जिसकी कोटि क्या है ए आई जे, कोटि का एक कोई ए आव्यूह है, ठीक है। इसकी कोटि है m इंटू एम, क्योंकि हमेशा याद रखना कोई भी अगर आव्यूह है तो वो हमेशा मतलब जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा वो हमेशा वर्ग आव्यूह ही लिया जाता है, इसलिए मैंने m लिखा है। या आप लिख सकते हो कोई एक आव्यूह है ए आई जे, और जानते हो ना ए आई जे मैंने पहले बताया था, इसका आप एक्सटेंशन करोगे तो A11 A12 A13 ऐसे तो होता है। तो कोई है जिसकी कोटि क्या है, जिसकी कोटि है m, तो आप जानते हो वर्ग में m इंटू एम होता है, ठीक है। कोई एक आव्यूह है b जिसकी कोटि है कोटि भी m, हमेशा याद रखना कोई दो मैट्रिक्स तभी एक दूसरे के अब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं जब दोनों का कोटि कैसी हो, बराबर हो, ठीक है। तो ऐसे में कहता है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, कहता है कि अगर मैं a का b से गुणा करूं या b का a से गुणा करूं, अगर वो उनका गुणा अगर क्या आता है, यूनिट मैट्रिक्स आता है। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है कि जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 और उसको छोड़कर बाकी सब क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं है बताइए। ये देखो, इसके देखो मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 है, बाकी सब 0, इसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 बाकी हैं 0। तो ऐसे ही आपको देखना है, कहता है कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू अगर आई हो तो b a का इनवर्स मैट्रिक होगा, ठीक है, और a b का, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, व्युत्क्रम आव्यूह होंगे। व्युत्क्रम आव्यूह को डिनोट करते हैं a इनवर्स से, a इनवर्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a। आप जानते हैं कि किसी भी जो नंबर कोई भी अगर संख्या होती है, कोई भी कुछ लिखा हुआ है, उसकी पावर हमेशा 1 होती है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा a की पावर -1, तो इसको a की पावर -1 या 1/a से भी डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं इनवर्सली मैट्रिक्स। तो इसीलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि a b का इनवर्स मैट्रिक्स है और b a का हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है कि अगर मैं a इंटू बी करूं, मतलब a का b से मल्टीप्लाई कराऊं या b का a से मल्टीप्लाई कराऊं, हमेशा क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, मतलब इस फॉर्म में आना चाहिए। और अगर ऐसी शर्त पूरी करता है तो मैं कहूंगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यूनिट, ये एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। आज की बात मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा थ्योरम, और थ्योरम के बाद में मैं सीधे आपको सिखाऊंगा कि कैसे फाइंड करते हैं यही व्युत्क्रम आव्यूह। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।